अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ महा सरफराज। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जहांज़ेब फ़ारूक। डॉक्टर जहांज़ेब फ़ारूक इस वक्त शोबा कपास अयूब एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज अ सीनियर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। आज हम इनसे कपास से मुतल्लिक कुछ अहम सवालात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान में कॉटन कल्टीवेशन एरिया कम क्यों होता जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसा है कि कॉटन का एरिया आपने मुझसे पूछा है कि क्यों कम हो रहा है। कॉटन का एरिया कम होने की कई वजूहात हैं। उसमें बहुत सारी वजूहात जो हैं वो क्लाइमेट के हवाले से हैं, जिसमें इसमें टेम्परेचर का इशू है, ह्यूमिडिटी है, एरेटिक रेनफॉल है, और इसके अलावा जो इस मौसम की तब्दीली की वजह से जो पौधों पे असरात मुरतब होते हैं, उसकी वजह से पैदावार कम होती है। जैसा कि जब बारिशें होती हैं तो फ्रूट शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद फिर अगर इंसेक्ट पेस्ट की सही मॉनिटरिंग नहीं की जाती, उसमें सबसे ज़्यादा वाइट फ्लाई और गुलाबी सुंडी जो है वो अपना जो है हमला करती है, और जिसकी वजह से प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से वो काफ़ी हद तक नुकसान करती है। दूसरा ये है कि किसानों का जो रुझान है वो भी काउंट करता है कि कैसा पिछला सीज़न में जैसे पिछला सीज़न था उसमें कॉटन की पैदावार काफ़ी हद तक कम हुई, और उसमें यही क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू था। और बहुत ज़्यादा जो बारिशें हुई हैं उसने कॉटन की पाकिस्तान की रिकॉर्ड लो प्रोडक्शन को जन्म दिया है। लेकिन उसके बाद ये हुआ है कि इस साल जो है गवर्नमेंट ने इसको बेहतर करने के लिए बहुत सारे इक़दामात उठाए हैं, और इस इक़दामात उठाने की वजह से इस साल जो है ना कॉटन का एरिया इंक्रीज़ हुआ है बनिस्बत पिछले साल के, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सिर्फ ये कि गवर्नमेंट ने इसमें अपना रोल प्ले किया और फार्मर को एक इब्तदाई कपास का रेट दिया, जिसकी वजह से कॉटन की जो है वो कल्टीवेशन बढ़ी है। वैसे ओवरऑल अगर हम देखें तो कॉटन की जो एरिया हम लगाते थे पहले, वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हुआ है। इसके बावजूद कि एरिया बढ़ा है, लेकिन फिर भी उस फिगर तक हम नहीं पहुंच पाए जो कि हमें अपना मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एरिया चाहिए। वो उस वक़्त उस हद तक हम अभी तक नहीं पहुँचे। तो आने वाले दिनों में हमें इस एरिया को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे इक़दामात की ज़रूरत है। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान में किसान जो है वो कपास की बजाय मकई, कमाद और चावल को लगाना क्यों प्रेफर करता है? जी, ऐसे है कि इसलिए प्रेफर करता है कि चावल और जो है मकई है और साथ गन्ना जो है वो कंपैरेटिवली इजी क्रॉप्स हैं कॉटन की निस्बत। अब चावल है उसको पानी की ज़रूरत होती है मॉनसून में, अगर बारिश ज़्यादा हो भी जाए तो कॉटन में अपना जो राइस है उसको इतना मसला नहीं होता। मकई को भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी इसमें फेवर उसको मिलती है, और उसमें यह है कि इनका ड्यूरेशन कम है, तो किसान उसकी तरफ जाता है जब उसमें उसको फ़ौरन पैसे मिलते हैं, तो उससे उसकी उस वजह से वो उसकी तरफ उसका रुझान ज़्यादा था। इसी तरह कमाद है, कमाद 1 साल की फसल बेशक है, लेकिन वो ये होता है कि उसकी मैनेजमेंट है, कुछ उसके स्टेप्स हैं, वो करने के बाद वो किसान जो है ना वो रिलैक्स रहता है, और फिर कटाई पे थोड़ा बहुत उसका होता है, तो उसके इश्यूज़ भी बहुत कम हैं एज़ कम्पेयर टू कॉटन। कॉटन जो है वो लंबे ड्यूरेशन की क्रॉप है, जो लोग अर्ली कॉटन फरवरी से स्टार्ट करते हैं और वो दिसंबर तक यानी नवंबर दिसंबर तक कंटिन्यू भी करते हैं, तो उसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो है किसान ना उसकी तरफ उसका रुझान जो है ना वो चला गया है, और इसकी वजह से वो कॉटन कम लगती है। अच्छा सर, इसके अलावा आपसे एक मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान में कपास की जो पैदावार में कमी आई है उसकी कौन कौन सी वजूहात हैं? जी, ऐसा है कि कॉटन की प्रोडक्शन जो है ना वो काफ़ी मतलब 2-3 साल से ना रिड्यूस हुई है।
रिड्यूस होने की बहुत सारी वजह है, जैसे मैंने अपने स्टार्ट में भी कहा कि बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर हैं उसमें। एरेटिक रेनफॉल है, जब इतने एक एक वीक रेनफॉल होती रहेगी तो कॉटन जो है वो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा उसका मुतासर होती है। और उसके बाद बहुत सारी डिजीज़ भी जो है ना वो बारिशों में आती हैं, जैसे कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है। थोड़ा सा एक इशू आ गया है, कोई 3 जीन की इकसाम जो काश्त की जा रही है उसमें पैराविल्ट का इशू आ रहा है, बोल रॉटनिंग का इशू आ रहा है। और इसके अलावा जो है प्रोडक्शन जो है और भी, जब ये फैक्टर एक हफ़्ता 2 हफ़्ता कॉटन की जो फल ज़ाया हो जाएगा, अगर 15-20 बोल ज़ाया हो जाएंगे तो 15-20 मन पैदावार कम हो जाएगी। तो उसके अलावा फिर इन इसी जो वेदर कंडीशंस के बाद वो जो ऑन सेट होता है कि वाइट फ्लाई आ गई है, जेसड आ गया है, गुलाबी सुंडी आ गई है, यानी डिजीज़ और इंसेक्ट पेस्ट, ये एक्चुअली मेन रोल प्ले करते हैं और ये सारा इसका ताल्लुक वेदर से है। और बाकी ये इसमें वैरायटीज़ का कसूर नहीं होता, इसके लिए फिर वो मैनेजमेंट इश्यूज़ होते हैं। अगर वो किसान उसको अडॉप्ट नहीं करता फिर उसकी पैदावार जो है वो लो होती है, उस पे वर्क करने की उसको ज़रूरत होती है। अगर वो उस पे वर्क कर रहे हैं तो इस बुरी कंडीशन में भी वो अपनी पैदावार हासिल कर सकता है। सर इसके अलावा एक और सवाल है आपसे कि हम इस वक्त कितनी कपास प्रोड्यूस कर रहे हैं? इस तरह है कि पिछले साल तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई थी कॉटन, तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है। पाकिस्तान में अब तक जो है ना 75 लाख 7.5 मिलियन बेल्स तक हो गया और वे टारगेट था तकरीबन 1 करोड़ का। तो होपफुली अभी और मज़ीद मतलब 15 डेज़ के बाद इसकी अराइवल की आती है रिपोर्ट्स, तो होपफुली ये ना फ़िगर जो है ना आगे जाएगी। तो इस साल की बता रहा हूँ, वैसे तो पाकिस्तान की जो नीड है वो ज़्यादा है, उसकी वजह से हमें फिर वो हमारे ऊपर हमारे फिर जो टेक्सटाइल के लोग हैं फिर वो उनको इंपोर्ट करनी पड़ती है इधर की नीड्स और एक्सपोर्ट की नीड्स को पूरा करने के लिए। सर कॉटन की बहाली के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जिससे ना सिर्फ कॉटन का जो कल्टिवेटेड एरिया है उसमें इजाफ़ा हो, बल्कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो भी कम हो जाए? इन सारे मसाइल के बावजूद जैसे मैं कह रहा हूँ कि मकई, चावल, गन्ना ये एरिया बढ़ रहा है। लोग फेवर करते हैं कि छोटी फसल, थोड़े ड्यूरेशन की फसल होती है उसको लगाएं, लेकिन इससे ना बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को फ़ायदा नहीं होता। तो कॉटन की जो फ़ॉरेन एक्सचेंज कॉटन के ज़रिए हम कमाते हैं वो जो है बाकी सारी क्रॉप से एक तरफ है और कॉटन का जो शेयर है ना वो बहुत ज़्यादा है। यानी जो मैक्सिमम हम एक्सपोर्ट करते हैं वो थ्रू कॉटन करते हैं पाकिस्तान में। तो अगर हम ये सोचेंगे कि हमने ये छोटी ड्यूरेशन की फसल लगानी है, ये तो हमारी नीड्स को पूरा कर देंगी, हमारी खुराक को पूरी कर देंगी, लेकिन क्या हमारा मुल्क इससे तरक्की कर सकेगा? तो इसका जवाब ये है कि हम बिल्कुल भी एक तरह की फसलें लगा के जैसे हम अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, अगर हम मुल्क का फ़ायदा सोचेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि आप चावल ना लगाएं, आप मकई ना लगाएं, आप गन्ना ना लगाएं, ये सारी चीज़ें लगाएं, लेकिन उसमें एक हिस्सा आप कॉटन का भी रखें कि कॉटन ना सिर्फ मुल्क की इकॉनमी को बूस्ट करेगी, बल्कि आपको हम नेक्स्ट जो इदारा तहकीकात कपास है उसने एक ऐसी मेथडोलॉजी डेवलप की है कि जिससे हम किसानों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को हमने लास्ट ईयर में एक छोटा सा सेमिनार भी कराया था, अवेयरनेस सेमिनार, जिससे किसानों को क्रिटिकल स्टेजेस पे गाइड किया जा सके कि वो क्या करें कि वो पूरे नुकसान से बचें और मैक्सिमम प्रोडक्शन हासिल करें। कॉटन का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपकी चुनाई आ जाती है, 10 मन 12 मन चुनाई आ जाती है, तो उसमें से आप दोबारा अपनी फसल पे ख़र्चा करके उसको दोबारा से उस पे वर्क करके उससे पैदावार हासिल कर सकते हैं। और किसान अगर मोटिवेट होंगे तो ही मुल्क तरक्की करेगा। असल में पाकिस्तान का बुनियादी जो
बुनियादी हमारी जो फसलें हैं वही हमारा यानी हमारा कल्चर है। अगर हम इसको 70% लोग जो ज़राअत से मुंसलिक हैं, अगर वो लोग ये सोचेंगे कि हम कॉटन को बेहतर करना चाहते हैं, तो कॉटन ज़रूर बेहतर होगी। तो यही एक मोटिवेशन मैं इस प्रोग्राम के थ्रू कहना चाहूँगा कि आप कॉटन लगाएँ और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इदारा तहकीकात कपास के फ़ोरम से हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और जिसकी वजह से ना सिर्फ आपका ख़र्चा कम होगा, हमने इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया है जो जो आप अभी भी देख सकते हैं कि मैं इस वक्त फ़ील्ड में हूँ, और आज दिसंबर का पहला हफ़्ता चल रहा है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमारी कपास अभी तक क्यों खड़ी है, जबकि यहाँ पे भी नमी और बारिशें, और इवन सितंबर में हमारे पास 100 मिलीमीटर बारिश होने के बावजूद हम ना मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है ना, हमने 55 मार्च तक भी हासिल की है, और सीज़नल क्रॉप हमने 30 से 35 मन तक भी हासिल की है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आप नेक्स्ट ईयर कपास को बढ़ाएं। अगर कपास बढ़ेगी, उससे रोज़गार बढ़ेगा, मुल्क की तरक्की होगी, और ये जो हमारी डॉलर का इशू बनता है, ये चीज़ें बनती हैं, जब हम चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे तो ना सिर्फ मुल्क तरक्की करेगा बल्कि हमारी हालत भी बेहतर होगी और किसान भी खुशहाल होगा। सर, आखिर पे एक और सवाल है कि आप किसान भाइयों को कॉटन की कौन सी वैरायटीज़ रिकमेंड करेंगे? जी, इस तरह है कि हमारे इदारे ने बहुत सारी वैरायटीज़ डेवलप की हैं पिछले 5 सालों में, और हमने लास्ट ईयर 5000 केजी के करीब प्री बेसिक सीड भी प्रोड्यूस किया, जो कि हमने 25 से ज़्यादा कंपनीज़ को दिया, और उसका सर्टिफाइड सीड भी और जो है वो अवेलेबल होगा इंशाल्लाह इस साल भी। और वो वैरायटीज़ मैं आपको मेंशन करता चलूँ, उसमें FH 490, FH 492, FH सुपर, FH अनमोल, FH 152 और FH 444 भी है, जिस पे जेसट बहुत कम आता है। और इसके बाद हमने इस ईयर में जो पिछला साल गुजरा है, जो हमारी लेटेस्ट अप्रूव्ड वैरायटी है FH 938। इस वैरायटी में बहुत सारी खसूसियात हैं जो कि क्लाइमेट चेंज की नीड्स को मतलब जैसे हम कहते हैं कि बारिशें हो रही हैं, वाइट फ्लाई का प्रेशर है, तो ये एक ऐसी वैरायटी है जिसकी फ़ाइबर क्वालिटी, उसका फ़ाइबर इतना अच्छा है कि उसका रेट भी जो है मार्केट में ज़्यादा लगता है, और उसके अंदर ये जो खसूसियत है कि उसमें पत्ता उसका बहुत छोटा है, और उसमें वाइट फ्लाई का बहुत कम प्रेशर आता है, और वो नेचुरली उसका पत्ता हार्ड होने की वजह से उसपे जेसट का अटैक तो ना होने के बराबर है। बाकी सिर्फ आपको रह जाता है कि पिंक बोलवर्म को आपने कंट्रोल करना है। उसके लिए भी आप इदारा तहकीकात कपास के माहिरीन से जब आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आप बेहतर क्रॉप जो है ना वो हासिल कर सकें। और इस साल इंशाल्लाह हम इस वैरायटी का सीड भी कुछ महदूद पैमाने पे देंगे, जिससे इंशाल्लाह ये वैरायटी एक गेम चेंजर के तौर पे किसानों की ज़रूरियात को पूरी भी करेगी और ये क्लाइमेट चेंज के इशू को एड्रेस भी करेगी। शुक्रिया सर, आज टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।